अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस करे हैं टैक्सेशन के अंदर, उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था 2025 में $5 बिलियन की हो जाएगी गेमिंग इंडस्ट्री, बट अब आप देखिए 30% उस पर भी टैक्स लगा दिया और गेमिंग इंडस्ट्री भी वाइप अप हो गई। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है और पार्लियामेंट में भी अभी अपोजिशन पार्टी हल्ला कर रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे भी आप जीएसटी लगा रहे हो, उसको एबॉलिश करो। बहुत सारे बिजनेस फाउंडर्स हैं जो अपना पूरा बेस उठा के इंडिया से दुबई लेके जा रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है वो बताओ। एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट या इकोसिस्टम न्यू आइडियाज़ को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसे क्या टैक्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे कि वो स्टार्टअप कल्चर को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा दे सके? सबसे पहले तो है तो फ्रेंड्स, पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले आई वांट टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स बाजार एफएक्स। बाजार एफएक्स एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है 500x का मार्जिन और यहाँ पर आप सिर्फ 500 रुपये से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज भी है, आपके इजी विड्रॉल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप देर किस बात की, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बिकॉज जितने ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने ही अच्छे गेस्ट को यहाँ पर बुला पाएंगे। चलो अब इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द A2 शो। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ये सभी स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन में, उनकी फाइलिंग्स में, उनके जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं उन सबको सपोर्ट करते हैं और उसका पूरा काम आप इन्हें आउटसोर्स कर सकते हो। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ पुलकित गुप्ता जी से, जो ई स्टार्टअप इंडिया के फाउंडर हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और बहुत सारे स्टार्टअप्स को ये केटर कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर मैं टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करूं जो स्टार्टअप वर्ल्ड को केटर कर रहे हैं, उसमें से इनका नाम जरूर आता है। तो चलते हैं, इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे पुलकित गुप्ता जी ने इस कंपनी को शुरू किया और क्या उनका विजन है इसको लेकर, कैसे वो अपने बाकी के कॉम्पिटिटर्स से बेहतर हैं और कैसे वो इतने अच्छे नंबर्स अचीव कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पुलकित जी, ओवर टू यू। अब मैं चाहता हूं कि आप बताओ कि आपने ये पूरी जर्नी कैसे शुरू करी। पहले आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंशुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सो हमारा तो ऐसा है कि आई एम फ्रॉम अलीगढ़ और अलीगढ़ से हमारी स्कूलिंग हुई है। स्कूलिंग में हमारा जो एजुकेशन था थोड़ा सा कॉन्वेंट स्कूल से हुआ है। अच्छा। और हम हमेशा से एक ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हैं और बैक बेंचर भी नहीं रहे। अच्छा। तो बैक बेंचर का क्या होता है कि वो हाईलाइटेड रहते हैं हमेशा, और जो टॉप अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा से टीचर्स की नजर हुए रहते हैं। हम तो ऐसे थे, न्यूट्रल। अच्छा। और पढ़ाई ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, टू बी फ्रैंक। तो मार्क्स भी ऐसे ही रहते थे अपने। तो ऐसी जर्नी रही है अप टू 10th तक। एंड आफ्टर 10th क्या हुआ कि क्योंकि हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे वो सब पीसीएम उनको चाहिए था या किसी को पीसीबी चाहिए था। मुझे लगता है सब समझ पा रहे होंगे पीसीएम एंड पीसीबी। ठीक है। तो हमें नहीं मिला और उसके बाद थोड़ा सा निराश हुए, और बट स्कूल अच्छा चाहिए था तो हमने कॉमर्स सेलेक्ट करा। और कॉमर्स सेलेक्ट करने के बाद जो मैंने स्टडी देखा, मतलब ऐसा लगा कि ये चीज़ से मैं कैसे इतने सालों तक, मतलब इससे मेरा नाता क्यों नहीं हुआ। अच्छा। और जब कॉमर्स मैंने लिया उसके बाद मुझे स्टडी में इतना इंटरेस्ट आया और स्टडी में भी एक्सेल किया। उसके बाद मैंने सीए परस्यू करी, सीएस परस्यू करी। जो कि आप कह रहे हो आपका पढ़ाई से इतना वो नहीं था और सीए आपने इतना मुश्किल कोर्स आपने चूज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब आप समझिए कि मेरा 50%, मतलब उनको बॉर्डर पे पास हुआ करते थे अप टू 10 तक। उसके बाद 11-12 जब कॉमर्स से हुआ और जब सीएस करा सबसे पहले, फिर सीए करा, दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले। फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद हमने अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस स्टार्ट करी। जॉब करने का मन नहीं था, तो 2016 में हमारा सीए क्लियर हुआ था। 16 में आपका सीए क्लियर हुआ था? 2016 में। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपका? हाँ जी, हाँ जी। और 2016 में जैसे ही क्लियर हुआ था, फिर ऑब्वियसली हमने इंटरव्यू दिए थे। जीटी में भी हुआ था मेरा, ईवाई में भी हुआ था, बट बिग मेरे फोर को जो हो गए। यस, मैंने सब जगह इंटरव्यू दिए थे और हर जगह क्लियर हुआ था मेरा। बट मुझे अब बस अपने आप को प्रूव करना था, इसलिए मैं इंटरव्यू देने गया था। थोड़े दोस्त मुझसे नाराज भी होते थे
कि यार तू हमारी सीट खा रहा है, सीट खा रहा है। बट मुझे अपने आप को बस देखना था, जज करना था कि मैं उस लेवल का हूँ भी कि नहीं। हाँ, क्या मेरे को आगे से एक्सेप्टेंस मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, करेक्ट करेक्ट, पता तो चले सामने वाला में रख भी रहा है कि नहीं, यस क्या हम केपेबल हैं कि नहीं। यस। तो बट मैंने ज्वाइन नहीं किया, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस थोड़ी सी, आपको पता ही है यंग एज में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि बहुत कोई भी मुश्किल है। आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है, वो आपको अपना काम कैसे दे देगा। बट छोटे मोटे काम किए, सर्टिफिकेशन के, ये सारी चीज़ें। फिर 2016 के बाद एक ऐसा बूम आ रहा था, जैसे फ्लिपकार्ट बूम कर रहा था उस वक्त, ओला बूम कर रहा था ऑनलाइन, और भी बहुत सारे स्टार्टअप से उस वक्त, आई गेस स्विगी भी बूम कर रहा था। तो हमने देखा कि हर कोई मॉडल, जो भी बिजनेस मॉडल है, वो ऑनलाइन जा रहा है, और हमने ये ऑब्जर्व करा कि हमारे फील्ड में कोई ऑनलाइन जा ही नहीं रहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो हमने इसको अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका नाम दिया ई स्टार्टअप इंडिया। और ई स्टार्टअप इंडिया का नाम भी ऐसे पड़ा क्योंकि उस वक्त मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट स्कीम निकाली थी, बिल्कुल। तो हमने कहा कि लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फंडिंग थी नहीं, कुछ भी फंड नहीं था, तो कैसे हम कनेक्ट करेंगे कि लोग हमें जाने। तो वहीं से ई स्टार्टअप इंडिया नाम आया था, और लोगों ने उसको सच्ची में एक्सेप्ट किया हमारे प्लेटफॉर्म को। और जब हमने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च करी थी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं और मेरा पार्टनर, क्योंकि ये मैंने अकेले स्टार्ट नहीं किया, मेरे एक और पार्टनर है इसमें, और वो मेरे साथ कंपनी सेक्रेटरी जब मैं परस्यू कर रहा था, वो मेरे साथ थे। उनका नाम रविंदर नेगी है। तो उनके साथ ये स्टार्ट किया था, और काफ़ी हमें अच्छा एक्सेप्टेंस मिला मार्केट में। एक एक दिन में हम 10 से 15 क्वेरीज ऑफलाइन, मतलब फेस टू फेस हम हैंडल करते थे स्टार्टअप्स को। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस वक्त ऐसा था कि ऑनलाइन, मतलब जो ओवर दी कॉल, हमें अपने कॉलर्स रखने पड़े टू अटेंड दी क्वेरीज, कि कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करें उसको हैंडल करने के लिए। और इस तरीके से हमारा ये स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ है। सही है। तो 2016 से आपकी जर्नी शुरू हुई है, और अभी 2024 है। 8 साल में मैं सीधा आपको नंबर्स पे लेके जाना चाहता हूँ। कैसे आपके नंबर्स ग्रो हुए, और कैसे आपने, किस तरह की क्लाइंट्स को आप अपना ज़्यादा केटर करते हैं, और अपने आप को इंडस्ट्री में कहाँ देखते हो आप आज की डेट में? भाई, इंसान को खुद को पता होता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को कैसे देखते हो, और क्या आपके नंबर्स रहे हैं? तो इनिशियली क्या था, जब हमने ई स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, तो हमें थोड़ा सा ट्रस्ट इशू एक फेस करने को मिला, क्योंकि हर कोई एक अपना जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, उससे वो फेस टू फेस मिलना चाहता था, और वो चाहता था कि मैं, एक कुछ होती है ना बातें जो कॉल पे नहीं हो सकती, वो चाहता था कि वो फेस टू फेस बात करके ही मैं अपना एग्जीक्यूट करूँ काम, किसी सीए को हायर करूँ। मिल के आपको एक तसल्ली मिलती है कि यार हाँ, ये बंदा काम कर रहा है, और ये कर देगा कि नहीं कर देगा, वो आपको सेटिस्फैक्शन मिल के आती है। यस। तो ये चीज़ हमें थोड़ा चैलेंज फेस हुआ, बट हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस करे अपने स्ट्रक्चर में, बट कहीं ना कहीं फिर एक सक्सेस मिल गई, जो ऑनलाइन हमारा कन्वर्ट होने लगा। और शुरू में हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया, शुरू में जब स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई थी, तो काफ़ी लोग आए थे, बट वो एक बबल बस्ट हुआ था कि लोग चाहते थे फंडिंग लेना, बट वो अपना खुद का बूटस्ट्रैप नहीं करना चाहते थे, या उनके पास आइडियाज़ था, बट इतना उन्होंने रिसर्च नहीं करा था कि मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर दूं, और उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, लाइसेंसेस, कैसे मुझे कंपनी सेटअप करनी है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था। बट उसके बाद धीरे धीरे एक हमारा काम चलता गया, और करीबन इनिशियली फर्स्ट ईयर में ही हमने अपना 1 CR का टर्नओवर रीच कर लिया था। एंड आप मान के चलिए 5,000 to 10,000 हमने अपने जो MSMEs थे, स्टार्टअप थे, उनको हमने सर्व कर दिया था, आइदर थ्रू कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या बिजनेस लाइसेंस, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ईयर में आपने 1 CR का रेवेन्यू ग्रोथ, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल, खुद से शुरू करना और इतना रेवेन्यू करना। तो ये हमारे को एक अर्ली मूव एडवांटेज मिली थी, क्योंकि नॉर्थ में आप उस वक्त कोई था ही नहीं कि इस चीज़ को ऑनलाइन कर रहा हो, नॉर्थ इंडिया में। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया आपको, ओला, फ्लिपकार्ट या स्विगी, यही एक बेसिक चीज़ होती है जो सब यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, कि भाई मुझे ट्रैवल करना है, या मुझे परचेज करना है कुछ, या मुझे फूड कंज्यूम करना है।
तो ये चीज इन लोगों ने इन ब्रांडों ने आदत लगा दी थी ऑनलाइन की। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये हमें एक एक्सेप्टेंस मिली थी कि हाँ चलो ये भी चीज हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सीए से हम ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से हमने फर्स्ट ईयर में अपना 1 CR टर्नओवर क्रॉस कर लिया था। एंड उसके बाद कैसे आपका रेवेन्यू ग्रो किया? तो फिर उसके बाद क्या आइडिया, मतलब आपको भाई एग्जैक्ट फिगर्स तो खैर मतलब आई डोंट नो याद है कि नहीं, बट एक आइडिया आपने कैसे कैसे ग्रो किया? लास्ट ईयर हमने 7 CR क्रॉस किया है एंड वी हैव सर्व्ड टिल डेट 2,50,000 MSMEs. 2,50,000 MSMEs. Yes. सही है. And this year we are expecting we will cross to 12 CR. 12 CR. Yes. That is a more than 50%, 50 to 60% growth. Yes. We will definitely do, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, इतना एक अभी तो मैं बोलूँ कि इंडिया में स्टार्टअप मैच्योर हुआ ही नहीं है, अभी तो ये इकोसिस्टम और बड़ा होगा। क्योंकि अभी हमारे पास जो इंडियन गवर्नमेंट का डेटा है उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है 5 CR MSMEs है, वो भी ऑर्गेनाइज या उनके पास जो रजिस्ट्रेशन होंगे उस बेसिस पे वो डाटा दे होंगे। बट आप सोचो कितने अनऑर्गेनाइज MSMEs भी हैं जो आगे चल के अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे, फाइलिंग्स करेंगे जब वो बड़े होंगे। क्योंकि अगर वो भी ना करें बट जो उनकी एक और पीढ़ी आएगी वो उसको ऑर्गेनाइज जरूर करेगी। तो आप सोचो कि कितना बड़ा ये मार्केट होने वाला है फ्यूचर में। आई थिंक ये ग्रोथ इससे बहुत एक्सेलरेट हो गई। जो काम आज से 5 साल बाद होना था, कोविड की वजह से वो काम 5-7 साल पहले हो गया। करेक्ट। कोविड की वजह से भाई काम तो ये सारा ऑनलाइन होना ही था। तो जो 2030 में होता वो 2020 में हो गया। जबरदस्ती लोगों को करना पड़ा क्योंकि कोविड आ गया। और उसके बाद अभी शार्क टैंक जब से आना शुरू हुआ है, उससे भी बहुत अवेयरनेस होगी। लोगों को पता चलता है कि एक नया आइडिया या कोई नया प्रोडक्ट कोई लेकर आया और उसको फंडिंग मिल गई एंड कैसे उसका बिजनेस ग्रो हुआ। तो एक अवेयरनेस तो स्प्रेड होती है। तो और एक को देख के फिर दूसरा बंदा भी करता है, यार उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। करेक्ट। तो ऐसे करके ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मार्केट अभी बहुत एक्सप्लोर होनी बाकी है ये भी। यस। एंड अच्छी बात है। हम तो ये प्रे करेंगे कि आपको और अच्छे नंबर्स मिले इन फ्यूचर। बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे। और ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है कि इसमें और भी कॉम्पिटिटर्स भी आ जाएं तब भी हमारे लिए स्पेस बनी रहेगी। समुंदर बहुत बड़ा है, जितने लोग और बड़ा होने वाला है, और बड़ा होने वाला है। तो इसमें हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नेक्स्ट आने वाले 5 years में 10% मार्केट शेयर एक्वायर करें। 10% मार्केट शेयर। अभी आपका शेयर मैं समझता हूँ अभी हमारा शायद 1% या 2% ही होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें CAs होते हैं, CS हो गए, लॉयर्स भी इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो अभी वो वहाँ मार्केट है। एंड जो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं समझता हूँ वही ऑल ओवर इंडिया में 10% ही अभी उन्होंने एक्वायर किया है। और ये जो 90% है, या तो वो जो सर्व कर रहे हैं वो ऑनलाइन आ जाएंगे, या जो अभी ऑनलाइन है वो सारा इसको कैप्चर करेंगे। वो धीरे धीरे करके होगा। तो पोटेंशियल बहुत है। तो 12 CR तो मैं एक बहुत छोटी फिगर सोच रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल फिगर सोच रहा हूँ कि ये तो हो ही जाएगा। बट फ्यूचर में ये 100 CR का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बस सिस्टम बनाना है। और एक्चुअली हम क्यों स्लो जा रहे हैं इसका भी रीजन है। हमारे फील्ड में क्वालिटी बहुत मैटर करती है। ऑब्वियसली आपका सारा टैक्सेशन का काम है, फाइनेंसिस का काम है, और आपको देखना पड़ता है क्लाइंट के लिए क्या बेस्ट हम कर सकें जिससे उसका टैक्स भी बचे एक लॉफुल मैनर में, और जिससे उसका सारा जो अकाउंटिंग है, जो भी उसकी GST इनकम टैक्स की फाइलिंग्स है, कंपनी फाइलिंग्स है, वो सब आराम से होती रहे, एकदम प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड रहे, स्मूथ रहे, और नोटिस ना आए बिल्कुल क्लाइंट्स होके। हाँ। तो हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। हमने अपनी खुद की SOPs बनाई है। मैंने खुद पर्सनली और मेरे जो पार्टनर हैं, को फाउंडर हैं, उन दोनों ने बैठ के हमने सारी SOPs बनाई है कि कैसे हमें किसी पर्टिकुलर सर्विसेज को डिलीवर करना है, चाहे वो कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल GST रजिस्ट्रेशन हो गया, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में कर रहा है, IC कोड हो गया, किसी को ISO सर्टिफिकेशन चाहिए। तो एक एक प्रोसेस कैसे हमने डिटेल्ड करा है उसको, कि ताकि जो हम कमिट कर रहे हैं इनिशियली वही टाइम पे और वही सेम क्वालिटी उसको सर्विस मिल जाए। तो हमने जब स्टार्ट किया था केवल मैं और रविंदर थे, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इतने फ्लडेड कॉल्स आई हमारे पास, इंक्वायरीज आई, तो हमने एक कॉलर रखा, और कॉल्स हम भी लेते थे उस वक्त।
एज अ फाउंडर नहीं, बट एज अ मतलब आप समझे कि एज अ एम्प्लॉय बन के आप अपना बात यस करते यस हो। ताकि नहीं तो एक टोन चेंज हो जाती है और वो एक फीडबैक नहीं मिलता है कि हमें कैसे प्रोसेस बनानी है ताकि हम कैसे डेलीगेट करेंगे उस चीज़ को। और धीरे धीरे फिर हम मतलब मान के चलिए, मैं आपको एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ इसमें कि क्या हुआ था कि जब मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने स्विच किया तो एक ऑफिस चाहिए था, क्योंकि उससे पहले मैं एक फ्रीलांसिंग की तरह कर रहा था, अपने घर से ही मेरा ऑफिस था, एक दो क्लाइंट आते थे तो मैं घर से ही चलाता घर था। से कर लेते आप काम। बट जो मैंने उस ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में सेव किया था वो पूरा एक मैंने ऑफिस में लगा दिया, उसका फर्नीचर फिक्चर सब। ठीक है जी। और उसके बाद जब हमारा ऑफिस सेटअप रेडी हो गया तो मुझे बस एक यही डर था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो रहा था, कि अगर मेरे को मेरे मकान मालिक ने खाली करा दिया तो जो मैंने 2 लाख रुपए पैसे लगाए, जो मेरी सेविंग है 1 साल की, वो सारी चली जाएगी। और करा उसको स्टार्ट। फिर 5-6 महीने बाद क्या हुआ कि ओनर जो लैंडलॉर्ड है वो किसी को दिखाने आया था कि ये ऐसे है। मुझे डाउट गया कि ये मुझे वैकेट करा देंगे और दिस रेगुलर रखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मैंने उनसे बोला कि क्या दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम है मुझसे, ये वो। तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, मैं और कुछ प्लान कर रहा हूँ, वो बस आपको दिखाने के लिए आया था। ठीक है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि 1 ईयर हमारा इतना टर्नओवर हो गया, 8 महीने बाद मैंने ही नोटिस दे दिए, 8 महीने बाद आपने नोट क्योंकि वहाँ स्पेस ही नहीं थी, Space मुझे ही नहीं इतना था। स्टाफ चाहिए था, वहाँ स्पेस ही नहीं थी। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि यार नहीं, 11 मंथ तो रहना ही पड़ेगा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, कि रखेंगे इस ऑफिस को और दूसरा भी एक्सपेंड करेंगे। फिर हम 10-12 लोग हो गए, 20 हो गए, और लास्ट ईयर वी आर टीम ऑफ 120 120 और हम सारे 120 मिलके स्टार्टअप्स को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल जर्नी। सही है। तो आप एक ये चीज़ आप मुझे बताइए कि आपके इस फील्ड में और भी जैसे कुछ लोग होंगे, आपके और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे जो यही इस तरह का काम करते हैं। आप अपने आप को उनसे अलग कैसे समझते हैं? आपको भाई एक अर्ली मूवर एडवांटेज तो आपको मिल ही गया, ठीक है। बट आपके पास क्या उनके क्लाइंट्स आते हैं, भाई कोई जो पहले से कहीं से काम करा रहा था, तो वो आपको क्या बताते हैं? वहाँ उनको क्या कमी लगी जो कि आपके पास आके उनका काम अच्छे से हो गया? अपने आपको कैसे डिफर करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से? अंशुल जी, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, आपने भी ये पॉइंट बोला था कि क्वालिटी मैटर्स हमारे फील्ड में। आप भी सीए हैं, इस चीज़ को आप भी समझते होंगे। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, एंड मैं वकील सर्च के फाउंडर्स को भी जानता हूँ, उनसे मिला भी हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एक हम जो कॉम्पिटिटर से, पहले मैं कॉम्पिटिटर से बताता हूँ, हमारा जो पूरे इकोसिस्टम में जो इसी चीज़ को, स्टार्टअप्स को जो हेल्प कर रहे हैं, एक ई स्टार्टअप इंडिया है, वकील सर्च है, इंडिया फाइलिंग है, ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है जी। अक्रॉस इंडिया। तो वकील सर्च एंड इंडिया फाइलिंग ज़्यादा टेक एनेबल्ड है। क्या मैं ऐसा कुछ कहूँगा, इसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये कुछ लॉ की तरफ ज़्यादा इनका एंगल है, या ये भी सीए का जो काम होता है ये लोग वो भी देखते हैं, या लीगल एंगल इसमें ज़्यादा है? वकील सर्च और इंडिया फाइलिंग, क्योंकि नाम से थोड़ा ऐसा लगता है कि ये लीगल एंगल इसमें ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, या ये नाम इन्होंने ऐसा रखा है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मैंने इवन एक बार जो फाउंडर हैं वकील सर्च के, उनसे पूछा भी था कि आपका जो वकील सर्च है, आपने अपना नाम चेंज क्यों कर दिया, जॉल्वेट कर दिया है रिसेंटली। तो उन्होंने भी ये बोला कि लोगों को यही लग रहा था कि वी आर इनटू द लीगल थिंग्स। हाँ, लीगल एस्पेक्ट है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट, फाइनेंस एस्पेक्ट, यस, टैक्सेशन एस्पेक्ट इसमें शायद नहीं है। मेरे को भी Yes. ऐसा लगता था आज तक। यस। तो उन्होंने इसलिए चेंज किया। और हमारा जो ई स्टार्टअप, वो अपने आप में रिनाउंड, मतलब वो एक साउंड कर रहा है कि स्टार्टअप को कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, वो इंडिया में हेल्प करने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे है। बाकी जो इंडिया फाइलिंग है और वकील सर्च है, वो कहीं ना कहीं टेक एनेबल्ड है। कहीं ना कहीं उनका एक पर्सनलाइज लेवल नहीं है क्लाइंट के साथ कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एमएसएमईज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे किस एंगल से स्टार्ट करना है, मुझे किस तरीके से आगे जाना है, ताकि मेरे को फ्यूचर में फंडिंग की ज़रूरत हो या मुझे कहीं टेंडर मिलने वाला हो, तो मैं पहले से अपना पेपर वर्क बहुत क्लीन रखूं। और एक होता है कि अंशुल जी, आप मेरे पास आएंगे एज अ बिजनेस ओनर कि मेरे को ये टेंडर मिलना है और मुझे इस हिसाब से पेपर बनवाने हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दिन में नहीं बनेंगे, उसमें टाइम लगता है। और एक चीज़, मैं आपका विजन समझता हूँ, आप ये करने वाले हो क्योंकि आपका ऐसा प्रोडक्ट है या आपका ऐसा विजन है, तो मैं आपको इनिशियली पहले बता दूं कि आप सोल प्रोप्राइटर में नहीं, प्राइवेट लिमिटेड में काम करो।
और आपने मेरी एडवाइस मान ली, तो उसके बाद जो वो 1 साल 2 साल बाद होने वाला था वो चीज़ को आप इजीली कर लोगे। तो टेक एनेबल्ड में ये अभी दिक्कत है कि वो एक बिजनेस के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, उसके विजन को नहीं समझ पा रहा। और हमारा जो ई स्टार्टअप इंडिया है उसमें हमने जो भी अपने बिजनेस कंसल्टेंट रखे हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं कस्टमर से, बिजनेस ओनर से, ताकि उनका बिजनेस समझें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, आगे क्या करेंगे। तो हम उनको पहले ही, उनको चाहे पता भी ना हो, हम उनको लाइसेंस के बारे में बताते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या आपको सर्टिफिकेशन की आज नहीं तो फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। वो उनकी कॉल है, उनको लेना या नहीं लेना, बट हमको इनिशियली बताते हैं। हमने अभी इनिशियली VCFO सर्विसेज भी शुरू करी है, वर्चुअल CFO। तो उसमें क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते अपना अकाउंटेंट या फुल टाइम CA, तो वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं। वो होती है VCFO सर्विस। सो उसमें क्या होता है कि उनका एक डेडिकेटेड अकाउंटेंट होता है। आप मान के चलिए एक डेडिकेटेड अकाउंटेंट और एक अच्छे लेवल का वो 20 से 25 हज़ार रुपये लेगा, आराम से लेगा। आराम से। और ऑब्वियसली बात है, आपको उसको आप ऑफिस सेटअप भी दोगे, सिस्टम दोगे आप उसको, और वैसा एनवायरनमेंट दोगे, तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो मान के चलिए एक अकाउंटेंट को रखना कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है एनुअली। बिल्कुल है। अब वही चीज आप हमसे VCFO सर्विस में लोगे तो मैं एक टेंटेटिव फिगर देता हूँ, हम 1 लाख रुपीज में वही सर्विस दे देंगे। एंड प्लस हम डेडिकेटेड CA सर्विस भी देते हैं, जिसमें वो उसकी बिजनेस को अंडरस्टैंड करेगा और आगे बताएगा कि आपको पिच डेक कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, कैसे आपको फाइनेंशियल्स अभी से स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो ताकि आप फ्यूचर में उसकी फैक्ट्री लगाएं। जो भी आप प्रोडक्ट अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आप ग्रो करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे या एटलीस्ट पैकेजिंग लेवल तक जाओगे, तो आपको लोन फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अभी से आप अपने फाइनेंशियल इस तरीके से रखिए कि आपको इजीली लोन मिल जाए। आप बैंक के पीछे ना भागे, बैंक आपके पीछे भागे। तो ये एक मुझे डिफरेंस समझ में आता है बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं और अपने स्टार्टअप इंडिया में। ऑल्दो इससे स्लो पेस में हम ग्रो करेंगे और दूसरे लोग जो कॉम्पिटिटर्स हैं मे बी ज़्यादा कैप्चर करने, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि चाहे हमारे पास कम क्लाइंट हैं बट वो रिटेन करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। नहीं, सही बात है, रिटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, चाहे ग्रोथ धीरे हो रही है बट वो रिटेन हो रहे हैं, दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड सिग्नल कि आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यस। स्टार्टअप शुरू करने की अगर मैं आपसे बोलूं 5 टिप्स आज के यूथ के लिए, तो वो आप क्या देंगे? तो 5 टिप्स मैं आपको बताता हूं कि ये 5 टिप्स हर बिजनेस ओनर को या एंटरप्रेन्योर को जरूर पता होनी चाहिए, और उसके बिना तो बिजनेस बिल्कुल नहीं स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो ठोकर खाएगा। तो पहला टिप है बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस स्ट्रक्चर उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस एंटिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो इसमें अवेलेबल होता है इंडिया में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म। इन 2 एंटिटीज में, 2 स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ी दिक्कत है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है जी। और दूसरा, गवर्नमेंट भी इसको डिस्करेज करता है क्योंकि इसमें टैक्सेशन भी ज्यादा है, 30% है। और इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज। तो अगर आप एज अ सिंगल फाउंडर हैं तो आप एज अ OPC स्टार्ट कर सकते हैं, 1% कंपनी, राइट। और अगर आप 2 या 2 से ज्यादा फाउंडर हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं या LLP कर सकते हैं। LLP लोग ज्यादा करते हैं अगर आप कुछ कंसल्टेंसी बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं, बट वहाँ टैक्सेशन 30% होता है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और OPC में 22% तक भी टैक्स है। इवन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने 15% टैक्स भी 15% टैक्स भी कर दिया है। यस। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करेंगे, एक तो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई, दूसरा आपका टैक्सेशन कम हो गया, तीसरा आप इजीली अपने इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिली किसी भी इन्वेस्टर से, कोई इन्वेस्टर आता है आपके पास, कोई आपको फंड करने के लिए तैयार है, राइट। तो आपकी अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसमें उसका कुछ स्टेक उस इन्वेस्टर को देके उससे फंडिंग उठा सकते हैं। अब आप अंशुल जी मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में 2-3 फाउंडर हैं, और आज की डेट में इन्वेस्टर क्या हो गया, वो भी नीच हो गए। जो बायोटेक में कर रहे हैं, बायोटेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फिनटेक में कर रहे हैं, फिनटेक में ही कर रहे हैं, जो फूड में कर रहा है, फूड टेक्नोलॉजी में ही कर रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए जो आपके पास आइडिया है, हो सकता है कि 10 लोगों के पास और हो सेम आइडिया। आपके पास इन्वेस्टर आया, उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा,
और बोला कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करूंगा, अब मुझे ड्यू डिलिजेंस करनी है, और पता लगा पार्टनरशिप फर्म है। आप कंपनी बनवाने गए तब तक जो वो 10 लोग हैं उन्होंने भी बोल दिया, और वो आप अपॉर्चुनिटी यूज कर गए। इतना तो टाइम इन्वेस्टर तो नहीं रुकेगा ना, नहीं जितना रुकेगा, टाइम में आप अपनी नहीं कंपनी रुकेगा। बनाओगे। वो सॉफ्ट कमिटमेंट दे देता है, ड्यू डिलिजेंस कराता है, कोई बहुत क्विक होता है, क्योंकि किसी का भी दिमाग चेंज हो सकता है, मतलब जो डिसीजन लिया वो हो सकता है चेंज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिजनेस स्ट्रक्चर आप विजन देख के करिए। आपको हमेशा क्लोज कंपनी रखनी है। आपको लगता है कि मेरी फैमिली इतना कैपेबल है जो मुझे को फंड कर देगी, या मेरा इतना प्रॉफिट चर्निंग है कि मैं इसको री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आप सोल प्रोप्राइटर में करिए, ओपीसी करिए, पार्टनरशिप फर्म करिए। बट आपको लगता है कि मेरा एक ऐसा इसमें बहुत फंडिंग चाहिए होगी, ऑब्वियसली मुझे फ्यूचर में आउटसाइडर्स से फंडिंग लेनी पड़ेगी, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करें। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सबसे अच्छी बात है, आप फ्यूचर में आप एक्सपेंड करें, आईपीओ लेके आए, तो इजीली वो प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड भी कन्वर्ट हो जाती है। बट आप ओपीसी सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेरा एक सवाल है इसमें आपसे, क्या आपको नहीं लगता जब कोई बंदा कोई काम शुरू कर रहा है तब उसका मेन फोकस होता है कि उसकी कुछ सेल्स आए, कुछ नंबर्स दिखें उसको, वो इन चीज़ों के बारे में नेचुरल सी बात है, सोचना मुश्किल है, और कंपनी रजिस्टर करना, कंपनी की फाइलिंग भी ज़्यादा होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के मतलब अपना कंपैरिजन में। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है कि पहले वो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में शुरू तो करे एटलीस्ट, जब कुछ नंबर्स दिखने लगें तब वो कन्वर्ट कर लें। इस पर आपकी क्या राय है? पहले दिन से कंपनी बनाना, अपने सर पे फाइलिंग्स का, फॉर्म्स भरने का, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं आरओसी के, वो सब बर्डन लेना, वो बेटर है, या एक बार शुरू तो करो, ऐसा ना हो कंपनी बनाने के चक्कर में बंदा शुरू ही ना कर पाए? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी स्टार्टअप करना है, तो ये तो कंप्लायंस वाला, सेटअप वाला पार्ट तो बाद में आता है। सबसे पहले आता है कि आपने जो भी आइडिया बनाया है कि वो कमर्शलाइज हो सकता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत दूर की बात है। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड में, कंप्लायंस के बारे में सोचना ही नहीं है। और जब आपका प्रोडक्ट कमर्शलाइज हो जाएगा, तो आपके लिए कंप्लायंस की कॉस्ट ही क्या है, आपको खुद नहीं करनी है, आपको आउटसोर्स करना है, आउटसोर्स ठीक है। तो इसी इकोसिस्टम में ई स्टार्टअप इंडिया सर्व कर रहा है। हम एक बहुत बेसिक कंपनी की कंप्लायंस केवल 15,000 रुपीज में करते हैं। अच्छा, सिर्फ 15,000। ओके। सारे सब कुछ, बैलेंस शीट प्रिपरेशन, उसका आरओसी फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग, इन एवरीथिंग, 15,000 15,000 ओनली। बहुत तो कम ये प्राइस है बहुत आपका। कम प्राइस है, और बहुत आपने कम प्राइस इसलिए ऐसे ही प्लेस कर रखा है उसको कि आप बस अपना बिजनेस करें। एंड और हमें इस चीज का पता है, क्योंकि अगर वो स्टार्टअप चल गया तो, और जब उसकी फंडिंग आई, तो ड्यू डिलिजेंस का जब टाइम आएगा, या जब वो पिच डेक डेवलप तैयार करेगा, कर पाएगा। तो वो तब हमें देगा ना पैसा, तब कमा तब लेंगे लेंगे। इससे, तब कमा लेंगे बात। ठीक है ना। तो हम एक तरह से स्टार्टअप्स की हेल्प कर रहे हैं, और हम इतने स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, एक दो तो अच्छे ग्रो हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा हमें बिजनेस देके जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर में मैं इसलिए किसी को नहीं बोलता। और दूसरी बात यह कि चलो ठीक है, आपने फंडिंग नहीं भी लेनी, आप ये देखिए, अगर आपका 1 CR का प्रॉफिट है एंड यू आर पेइंग 30% टैक्स, 30 लाख रुपीस, एंड अगर आप यही चीज कंपनी में करें 8%, 30 माइनस 22, आप 8%, 8 लाख रुपीस, 8 लाख वैसे आप 15,000 रुपए की सोचेंगे, 8 लाख। दूसरा मैं बताता हूं आपको कि सरचार्ज 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है 10%। कंपनी में तो 10 CR तक सरचार्ज ही नहीं है। सरचार्ज ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो कितना टैक्स सेविंग होता है। और दूसरी बात, जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात, आप थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आएगी, आपकी पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड आउट हो सकते हैं। तो मतलब आप इस बारे में सोचिए ना, क्यों आप 15,000 के कंप्लेंट्स के बारे में सोचिए। नहीं, 15,000 तो आपका बहुत कम प्राइस है, हाँ। बहुत कम प्राइस। मैं ये कहता हूँ कोई अच्छा 50,000 भी ले रहा है, क्योंकि हाँ। देखिए हमारे में क्या है कि हम ऑप्टिमाइज करके चल रहे हैं, बट कोई हो सकता है कि सीए 50,000 भी चार्ज कर रहा हो, और वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट 50,000 भी स्टिल आई एम सीइंग वेरी लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर कॉस्टिंग। जो अगर आप सारी चीजें देखें, टैक्सेशन की, सरचार्ज की, लाइबिलिटी वाली बात आपने करी, वो सब अगर देखेंगे तो बिल्कुल। तो किसी को भी करना चाहिए। आप अगर फर्स्ट, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब आइडिएशन से प्रोडक्ट लेवल पे आ रहे हैं, तो आप शुरू में ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करिए, और मार्केट में भी क्रेडिबिलिटी आती है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, और आप एक बोले कि मैं मिस्टर पुलकित गुप्ता हूं और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी मार्केट में। आपको पहले से ही एक बड़ा दिखाना पड़ेगा। तो ये तो एक पहली टिप हो गई है, वो काफी बड़ा चर्चा हो गई, बट ये जरूरी था व्यूअर्स को बताना जो स्टार्टअप करना चाह रहा है। दूसरी टिप है, आप जो भी आइडिया लेके जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे उसको, अपनी फैमिली में शेयर करेंगे, और इन्वेस्टर्स के साथ, आउटसाइडर के साथ शेयर करेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करना।
आप उसको प्रोटेक्ट करिए। आपकी इन्वेंशन है, उसे पेटेंट करिए। आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है या आपका कोई म्यूजिक है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉपीराइट हो सकती है, उसको कॉपीराइट कराएं। वेबसाइट सॉफ्टवेयर है, आप कोडिंग कर रहे हैं तो उसको आप कॉपीराइट कराइए। और अपना ब्रांड नेम है, आपका लोगो है या ट्यून है, आपने सुना होगा एयरटेल उसका, आप सुनते ही उसको हिट कर लेते हो कि ये एयरटेल है, ये नोकिया है, तो उसको आप ट्रेडमार्क कराइए। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रांड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। वो लोग मिस कर देते हैं। मैंने ये भी देखा है, बोलना नहीं चाहिए, आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स का भी आइडिया चुरा के पेटेंट करा लेते हैं और वो रॉयल्टी अर्न करते हैं उससे। अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मेरे खुद के क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ है कि प्रोफेसर ने स्टूडेंट का आइडिया चुरा लिया और उसे पेटेंट करा लिया। हाँ, चुरा क्या लिया, मतलब बेसिकली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो मेंटर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, और ऐसा नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब कोई भी जिसके पास आइडिया है वो तो शेयर करेगा ना अपने मेंटर के साथ, बट मेंटर के दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। तो बहुत जरूरी है कि पेटेंट जरूर कराएं अगर आपने इन्वेंशन करी है। उसके बिना आप मार्केट में एटलीस्ट, चलो ठीक है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो बोल दिया, बट आप अगर किसी को ना बताएं, तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप प्रोटेक्शन करें। तीसरा जो जरूरी है होता है वो फंडिंग होता है। तो फंडिंग के लिए जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एसेंशियल, अदरवाइज उसके बिना आप इक्विटी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, उसमें आपकी पिच डेक होनी चाहिए, और पिच डेक भी आप 2 लेके चलें। एक तो बहुत बेसिक जिसमें आप अपना बिजनेस मॉडल बता रहे हैं, अपने आइडिएशन के बारे में बता रहे हैं, और एक है टेक्निकल। तो 2 पिच डेक होनी चाहिए, और जो टेक्निकल है वो विदाउट किसी भी इन्वेस्टर के साथ विदाउट एनडीए शेयर ना करें, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि पहली बार तो करेंगे, आप किसी भी इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हैं तो आप बोले पहले एनडीए साइन करो फिर बताऊंगा आइडिया, वो ऐसा कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए आप 2 पिच डेक बनाएं, एक बेसिक बिजनेस मॉडल, उसमें एक अपना एक विजुअलाइजेशन दें कि बस मैं ये करना चाहता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और जो दूसरी है वो टेक्निकल होनी चाहिए, दैट शुड बी शेयर्ड आफ्टर द एनडीए। तो ये एक तीसरी चीज है फंडिंग के लिए। चौथी चीज है बिजनेस लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी बिजनेस करने जा रहा है तो उसको बिजनेस लाइसेंस का ध्यान, मतलब पता होना चाहिए कि क्या क्या होने चाहिए। तो एक बहुत बेसिक लाइसेंस है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। आप अपनी स्टेट के अंदर तो आप बिजनेस कर सकते हैं अप टू 20 लाख 40 लाख, बट आउटसाइड स्टेट आप नहीं कर सकते। अगर इंटर स्टेट बिजनेस करना है, इंडिया में करना है या आउटसाइड इंडिया करना है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं तो आपके पास आईसी कोड होना चाहिए, सीडी कोड होना चाहिए। आप एग्रीकल्चर फील्ड में कर रहे हैं, अपेडा होना चाहिए। अगर आप फूड में कर रहे हैं तो आपके पास एफएसआई लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएसएफडीए लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपको कोई टेंडर मिल रहा है या आपके पास बहुत अच्छा एक B2B क्लाइंट मिलने जा रहा है, तो वो सबसे पहले ये चीज़ देखेगा आपके पास एसेंशियल लाइसेंस है कि नहीं है। उसके बिना वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो ये आप पहले ऑब्टेन करें। और जो 5वीं चीज़ है गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स को। तो गवर्नमेंट स्कीम जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया में, उसमें 3 साल के लिए इनकम टैक्स जीरो हो जाता है अंडर सेक्शन 80 IAC। दूसरा एंजल टैक्स भी नहीं है उसमें। एंजल टैक्स के बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या चीज़ होती है, लोगों को शायद ना पता हो। वो बताते हैं, इसको कवर करते हैं पहले, फिर एंजल टैक्स का भी करेंगे डिस्कस। तो एंजल टैक्सेशन भी नहीं है उसमें, और गवर्नमेंट फंडिंग भी दे रही है आइडिएशन स्टेज पे, आपको ग्रांट दे रही है। ग्रांट का मतलब होता है कि आपसे ना वो कोई इंटरेस्ट लेगी, और वो जो आपको फंड देगी गवर्नमेंट, वो वापस भी नहीं लेगी, वो एक डोनेशन की तरह, डोनेशन ग्रांट होगी। यस, ग्रांट। तो 20 लाख रुपीस तक अगर आपका कोई आइडिएशन स्टेज पे है आपका स्टार्टअप, तो आप वो 20 लाख रुपीस भी ले सकते हो आफ्टर स्टार्टअप इंडिया, आफ्टर ऑब्टेनिंग स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट। वो भी दिलवाने में आप हेल्प करते हो? हाँ जी, वो भी हम हेल्प करते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट केवल प्राइवेट लिमिटेड को मिलता है। तो आप जो आप कह रहे थे कि सोल प्रोप्राइटर से क्यों ना करें, तो गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड में ही काम करें, और तब हम हमारी सारी स्कीम का बेनिफिट लें। ठीक बात है। फिर एक 50 लाख का भी एक फंड देती है एज अ डेट, और वो देती है कि अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है उसको कमर्शलाइज करने। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि ये सब स्टार्टअप्स को पता होना चाहिए अगर वो अपनी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 5 पॉइंट्स को आप एक ही लाइन में अपना बता सकते हो? फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस स्ट्रक्चर, वो होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट है।
नंबर 2 बिजनेस लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशंस, नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नंबर 4 फंडिंग, आपको फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कैसे रेज करते हैं फंड मार्केट से, एंड 5वां गवर्नमेंट स्कीम्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम से स्टार्टअप को लेगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम, ताकि आप उससे अपना बेनिफिट जो भी हो सकता है आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा के वो बेनिफिट ले सको। राइट। तो अब थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस करे हैं टैक्सेशन के अंदर, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? तो अभी जो बजट आया है तो आपको पता ही होगा कि सबकी अब रिटर्न फाइलिंग में सब लोग अब अपनी 7 लाख रुपए इनकम कर लेंगे। तो लोगों की इंडिया में इनकम बढ़ती है, बजट में कितना स्लैब रेट बढ़ रहा है, टैक्स फ्री स्लैब रेट टैक्स फ्री कितना है? पहले 3 लाख था, फिर 5 लाख हुआ तो सबकी 5 लाख हो गई और अब 7 लाख हो गई। 2021 में शायद 5 करोड़ रिटर्न फाइल हुई है और इस साल 7 करोड़ समथिंग, 7 या 8 करोड़ समथिंग। बहुत कम फिगर है वैसे ये। 140 करोड़ की जनता में 7 करोड़ रिटर्न्स, 5% हुई बस। बिल्कुल। मतलब 100 में से 5 लोग रिटर्न फाइल कर और रहे हैं। उसमें भी आप ये देखिए कि जो रिटर्न्स फाइल हो रही हैं उसमें सब स्लैब रेट्स के अंदर ही हैं। सब स्लैब रेट के अंदर हैं। बहुत कम है जो टैक्स पे कर जो टैक्स पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसका रीजन ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट रिटर्न बैक नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट रिटर्न बैक करे अपने सिटीजन्स को तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टैक्सेशन होगा। मैं अभी बात करता हूँ इस चीज़ की कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है और पार्लियामेंट में भी अभी अपोजिशन पार्टी हल्ला कर रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस पे भी आप जीएसटी लगा रहे हो, उसको एबॉलिश करो। आप देखिए कि आप एक गुड क्वालिटी हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो अपने सिटीजन को, एंड जब कोई अपने हार्ड अर्न मनी से वो चीज को लेने जा रहा है मार्केट में, आप उस पर भी जीएसटी लगा रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज है, 18%। बहुत ज्यादा जीएसटी है। ठीक है। और प्लस जो मेडिसिन है, आप यकीन मानोगे जो एसेंशियल मेडिसिन है उस पर 5% जीएसटी है, 12% तक जीएसटी जाता है मेडिसिन में। और जो एक जो टेस्ट किट्स होती हैं बहुत सारी, उस पर 18% जीएसटी है। तो जो टैक्स आप उल्टा उनको बेनिफिट देने की बजाय आप टैक्सेशन एसेंशियल आइटम्स मैनेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सोचेंगे ना, लोगों के मेंटेलिटी में आएगा ना कि मैं क्यों टैक्स पे करूं। हम इतनी टैक्स फाइलिंग करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि हर कोई चाहता है कि मेरा जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो रिफंड करा दो बस। वो क्यों नहीं सोच पाता? मतलब हम उनको बोलते हैं, अगर वो सोचता भी है कि मेरे को टीडीएस मतलब मुझे पे करना है, टैक्स पे करना है, तो वो इस एंगल से सोच रहा है कि मुझे बिजनेस लोन चाहिए या मुझे कार लोन चाहिए, तब वो टैक्स पे करने को रेडी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रिलक्टेंट होते हैं इस चीज के लिए। दूसरा जो टैक्स रिफॉर्म जो अच्छा, अगर हम स्टार्टअप के एंगल से देखें तो वो हुआ है एंजल टैक्स। आप मुझसे पूछ रहे थे एंजल टैक्स क्या होता है, एक बार ऑडियंस के लिए बताइए आप। तो एंजल टैक्स क्या होता है कि आप मान के चलिए कि आपने एक स्टार्टअप किया है और आपका बहुत अच्छा आइडिया है, फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि इसका मार्केट बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बट वो अभी एक आइडिएशन स्टेज पे है, या आप समझिए कि वो बस एग्जीक्यूशन स्टेज पे है, बट आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में कोई एसेट्स नहीं है। ठीक है। एंड जो आपका जो वैल्यूएशन होता है वो बुक्स के हिसाब से होता है, आपकी बैलेंस शीट में कितना एसेट है, और वही आपके शेयर्स की, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बताता है। ये आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो एंजल टैक्स क्या होता था कि जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है बुक्स पे, उसके ऊपर आप फंडिंग रेस कर रहे हैं, तो वो एक प्रीमियम माना जाता है और उस पर टैक्स इम्पोज होता था। दोबारा बताओ आप एक बारी ऑडियंस को भी। हाँ जी। आपके पास फिगर्स लेके बात करो। मेरे पास बैलेंस शीट में एसेट्स हैं 1 करोड़ रुपए के, ये फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। फेयर मार्केट। आप बताओ एंजल टैक्स का क्या? तो आपकी बुक्स में वैल्यू एसेट जो खड़े हैं वो 1 करोड़ के खड़े 1 करोड़ हैं, और आपने किसी इन्वेस्टर को बताया कि ये इसका कैश फ्लो फ्यूचर में इतना हो जाएगा, ये वैल्यूएशन है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन है। ठीक है। अब 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे उन्होंने फंडिंग दी 10% शेयर देके, तो मान लीजिए 10 करोड़ रुपए आपको दे दिए एसेट, जबकि मेरे पास सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ वो खाली एक प्रोजेक्शन के बेस पे उस बंदे ने दे दिया। प्रोजेक्शन के बेसिस पे फ्यूचर में आप 100 करोड़ का बिजनेस उसमें कर लोगे, बट एसेट तो आपका 1 CR, एसेट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब जो भी उसका प्रीमियम है 100 - 1, क्योंकि आपका 99 CR प्रीमियम हो गया एक तरह तो से। वो आप उस प्रीमियम पे जो आप टैक्स पे करते हैं उसको एंजल टैक्स बोलते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, शायद उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी।
तो बड़ा हल्ला हुआ था, बट लोग उसको मिसयूज करते थे उस वक्त, तो इसलिए ये इम्पोज करा। बट अब वो इस बजट में एबॉलिश कर दिया है। पॉलिश कर दिया गया। और अब क्या नाम है, इंडिया में भी डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो स्टार्टअप को इस प्रीमियम पे टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स नहीं देना। और यही एक रीजन था, जो इन्वेस्टर थे जो भी इंडियन में कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, वो इंडियन कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो करते थे सिंगापुर रूट के थ्रू या और कोई जो टैक्स हेवन कंट्रीज है लाइक माल्टा एंड केमन आइलैंड के थ्रू। तो वहाँ, क्योंकि वहाँ कैपिटल गेन नहीं है और प्रीमियम पे भी कोई टैक्स नहीं है। बट अब इंडिया में डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं एफडीआई का इनफ्लो बढ़ेगा इसकी वजह से। बिल्कुल। कितना % होता था ये टैक्स? ये जो टैक्सेशन होता है ये अपना 30% टैक्स लगता है, क्योंकि ये पहले जो सेक्शन में आता था, इसका सेक्शन होता था सेक्शन 5627B, तो इसके अंदर एज अदर सोर्स में ये इनकम मानी जाती थी, वो 30% फ्लैट टैक्स लगता था इस पे, और अब वो 0 हो गया। तो ये बहुत खुशखबरी वाली बात है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, और आपके लिए खासकर। हमारे लिए भी बिल्कुल, क्योंकि अब इंडिया में जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो पिच डेक ज्यादा बनेगी और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में भी इन्वॉल्व रहेंगे, इन्वेस्टमेंट डील्स में, तो डेफिनेटली भी। अभी आपने बात करी कि अभी जब ये एंजल टैक्स जब था, तब जो भी किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो रूट करता था सिंगापुर के थ्रू, केमन आइलैंड्स के थ्रू, जिसे हम टैक्स हेवन अपना बोलते हैं। ऑडियंस को आप ये बताओ टैक्स हेवन होता क्या है? बहुत ऑडियंस को नहीं पता कि टैक्स हेवन क्या होता है। टैक्स हेवन कंट्रीज वो होती हैं जहाँ की डेवलपमेंट है, सर्विस इंडस्ट्री है या टर्शरी सेक्टर जो है वो, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो डेवलप नहीं होता, तो वो कंट्रीज चाहती हैं कि वहाँ लोग आए और अपना फंड इन्फ्यूज करें ताकि उनकी इकोनॉमी रन हो। तो उस बेसिस पे वो लोग क्या नाम है अपना कंट्री में टैक्स 0 कर देते हैं। और वो कंट्रीज जो वेल्दी लोग होते हैं, HNIs होते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, फैमिली फंडेड फैमिली, जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं, वो यहाँ अपना एंटिटीज और अपना एस्टेब्लिशमेंट करती हैं, वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट फंड्स क्रिएट करती हैं, और वहाँ पे EIF क्रिएट करना भी बहुत आसान है। तो वो लोग वहीं से ही इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो वहाँ से इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो भी अपनी कंपनी वहाँ इनकॉर्पोरेट करते हैं, और सारा पैसा उस कंपनी के बैंक अकाउंट पे जाता है, और वो अपने इंडियन कंपनी को सब्सिडरी बनाता है, अपने सिंगापुर कंपनी या टैक्स हेवन कंट्री को होल्डिंग कंपनी बना लेता है, उसको रूट कर देता है, रूट कर देता है। तो वो सिंगापुर में फॉर एग्जांपल आप ये होल्डिंग कंपनी हो गई और इंडियन कंपनी आपकी सब्सिडरी हो गई। तो होल्डिंग कंपनी अपनी जब सब्सिडरी कंपनी को पैसा देता है, वो इंडिया में टैक्स नहीं लगता, वो एज अ FDI काउंट होता है, फैमा कंप्लाइंस होती है उसकी, बट टैक्सेशन वो अवॉइड कर लेता है। और जब इन्वेस्टर वो सेल करेगा शेयर, तो वो इंडिया का नहीं करेगा, वो अपना सिंगापुर कंपनी के शेयर सेल करेगा, और सिंगापुर में कैपिटल गेन 0 है। अभी टैक्स फ्री कंट्रीज में दुबई का बहुत नाम आ रहा है। दुबई, बहुत सारे मैं जानता हूँ, बहुत क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस फाउंडर्स हैं जो अपना पूरा बेस उठा के इंडिया से दुबई लेके जा रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण है वो बताओ। देखिए, यही टैक्स हेवन वाली चीज है, ये भी है, और एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट या इकोसिस्टम न्यू आइडियाज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब ये जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ था, और इसमें वजीर एक्स हो गया, कुबेर हो गई, क्या उनकी वैल्यूएशन सी एकदम से आए थे, और मुझे ध्यान है IPL में भी उन्होंने स्पॉन्सर किया था, कितना उनको फंड मिला हुआ। बट इंडियन गवर्नमेंट की कुछ नोटिफिकेशंस की वजह से वो सब वाइप्ड ऑफ हो गए सब, और कुछ लोगों ने मुझे कंपनी का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, पेंटो टेक्नोलॉजी या समथिंग लाइक है, आप लिख दीजिएगा, मैं नाम नहीं ले पा रहा कोई नहीं। तो वो उसने तो अपना पूरा क्रिप्टो ट्रेडिंग से अपना ब्लॉकचेन में ही बिजनेस कन्वर्ट कर लिया टू सर्वाइव इन इंडिया। अच्छा, तो क्रिप्टो इवॉल्व भी नहीं हो पाया। आप ये देखिए कि गेमिंग इंडस्ट्री, ये एक्सपेक्ट करा जा रहा था 2025 में $5 बिलियन की हो जाएगी गेमिंग इंडस्ट्री, और मुझे मेरा खुद के ब्रदर गेमिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और वो भी बता रहे थे कि बेंगलोर में तो क्या ही हो गया है कि सब लोग गेमिंग में इन्वॉल्व हुए, जो कोडर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, सब गेमिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील आ रही थी, अब जैसे कहते हैं ना कि सिलिकॉन वैली, तो वो एक गेमिंग वैली बनने वाला था बेंगलोर, मुझे ऐसा फील हो रहा था। ओके, बट
अब आप देखिए 30% उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो और गेमिंग इंडस्ट्री भी वाइप अप हो गई। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुछ गेमिंग कंपनीज ऐसी थी जिनकी वैल्यूएशन एक वक्त पे मतलब 2 मिलियन तक काउंट हो रही थी, अब आज की डेट में उनकी वैल्यूएशन मिलियंस में ही रह गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक नई इंडस्ट्री को एक्सेप्टेंस बहुत कम रहता है, वो इवॉल्व नहीं करते। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक गलत चीज के लिए भी यूज हो रहा था। आप ये बताइए कि कंप्यूटर नहीं यूज होता, कंप्यूटर जो है हाँ। वो गलत चीज के लिए नहीं यूज होता, बट अच्छी चीज के लिए भी तो होता है। उस वक्त में आप उसको कंप्यूटर को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज के इंडिया इतना ग्रो कर पाता नहीं कर पाता। मोबाइल है या गलत चीज के लिए नहीं हो रहा, कितनी फेक कॉल्स आती हैं, कितना स्कैम होता है, बट अच्छी चीज के लिए भी यूज होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी या गेमिंग इज अ बैड थिंग, वो एक अच्छी तरह इवॉल्व कर सकता था, बट गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ऐसा करके उसको खराब कर दिया और यहाँ इंडस्ट्री खत्म हो गई। और यही लोग रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि जिसको जिस चीज का कीड़ा है उसको करना तो वो है। करना है, वो यहाँ नहीं तो वो बाहर करेगा। तो यही लोग सब यूएई में जा रहे हैं। और दूसरा कारण तो सबको पता ही है, टैक्स फ्री जोन से वहाँ कोई टैक्स नहीं है, कोई पर्सनल टैक्स नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, वहाँ का प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बूम कर रहा है। आपने 10 करोड़ की खरीदी, 100 करोड़ की बेच दो, 90 करोड़ आपका वाइट है विदाउट पेइंग टैक्स। तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं चाहेगा ऐसी जगह में इन्वेस्ट करूं। तो ये एक कारण है कि सब लोग जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या एचएनआईज हैं सब यूएई में अब हो रहे हैं। दूसरा एक और बहुत अच्छा रीजन है कि इंडियंस वहाँ 30% है करीबन पूरे जो यूएई की दुबई जो एरिया है वो तो पूरा इंडियन से ही भरा हुआ है। बिल्कुल दुबई। तो एक और बहुत बड़ा कारण है कि आप यहाँ से मुंबई जाएं या दुबई जाएं, सेम डिस्टेंस ही है, सेम टाइम है, तो आप क्यों मुंबई में जाके अपना टैक्स पे करेंगे, ऐसी चीजें देखेंगे, क्यों नहीं दुबई जाएंगे आप। आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, आपका टैक्सेशन में आपको कुछ नहीं देना, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कह रही, आराम से रहो, चिल करो। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा, और टाइमिंग भी बहुत मैच करती है, क्योंकि मैं जब दुबई गया था तो आई गेस 1.5 आवर का डिफरेंस है, 2 hours का तो मैं यहाँ 4:30 तक जब काम कर रहा होता था तो यहाँ 6 बज रहे होते थे इंडिया में। तो मैं अपने बच्चों से रिपोर्टिंग या अपने स्टाफ से रिपोर्टिंग 4:30 पे ले रहा होता था, और मुझे पता है कि 6 बजे अब सब चले गए, तो अब मैं क्या करूँ, मैं चिल करता था। तो वो टाइम ही बहुत अच्छा सूट करता है दुबई और इंडिया का, कि अपना काम भी बहुत अच्छे से होता है और फिर उसके बाद अपने आप को टाइम दे सकते हो। तो वो एक पॉजिटिविटी लाता है एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की एक डेली लाइफ में। ठीक है जी। ई स्टार्टअप इंडिया को लेकर आपका आगे का क्या विजन है? ई स्टार्टअप इंडिया का विजन हमारा ये है कि हम आगे जाके एटलीस्ट 10% मार्केट शेयर एक्वायर करें, और हम चाहते हैं करीबन एटलीस्ट 50 लाख MSMEs को हम सर्व करें। तो अभी आप 2.5 लाख को कर रहे हो? हाँ जी, 50 लाख। हाँ जी, हमारा विजन है कि हम एटलीस्ट इनको करें, इसलिए हमने अपनी प्राइसिंग को ऐसे पोजीशन कर रखा है कि हर स्टार्टअप अफोर्ड कर पाए हमारी प्राइसिंग को, हमारी सर्विसेज को। और चाहे वो कंपनी सेटअप करने पे आए, चाहे बिजनेस लाइसेंसेस पे आए, या आप ISO सर्टिफिकेशन या और काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस आप चाहते हैं, मतलब बिजनेस में कुछ भी चाहिए आपको, कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, यस, वो आप अपना। तो हमारा विजन यही है कि हम उसको एक ई स्टार्टअप इंडिया को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाएं कि स्टार्टअप को कुछ भी चाहिए तो ई स्टार्टअप इंडिया पे जाए, और वो चाहे वो प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है या हमारी वेबसाइट पे जा सकता है, ऑर्डर करे, हमारी टीम पूरा कंसल्ट करेगी, उसके बाद आपका बिजनेस को समझ के आपके सर्टिफिकेशन सर्विसेज को देगी, डिलीवर करेगी ऑन टाइम, और आगे भी आपको कंसल्ट करती रहेगी कि आपको फ्यूचर में क्या ज़रूरत है अपने स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए। तो ये हमारा एक विजन है कि हम एटलीस्ट 50 लाख स्टार्टअप्स को हेल्प करें। ग्रेट जी। तो जिस हिसाब से आज की डेट में सभी बिजनेसेस इंडिया से बाहर अपना बेस मूव कर रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे और कोई कंट्री हो, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसे क्या टैक्स रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिससे कि वो स्टार्टअप कल्चर को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा दे सके? सबसे पहले तो है पे बैक टू दी टैक्स पेयर्स। हमारी गवर्नमेंट को एटलीस्ट ऐसा तो कुछ करना चाहिए कि टैक्स पेयर को एक प्रिविलेज फील हो कि हाँ हमारी गवर्नमेंट हमें रिटर्न दे रही है। क्योंकि क्या होता है कि अभी जो टैक्स पेयर का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं एक उस लेवल वाले पीपल्स को जा रहा है कि जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, मे बी शायद वो रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे। तो
अभी 2020 में गवर्नमेंट ने ट्राई भी करा था बाय गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे करके दे रहे थे, बट वो उसका क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। शुरू में लोगों ने प्राउड फील करा, लोगों ने लगाया भी उसको अपने ऑफिसेज में, अपने घर पे, बट अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पास वो कहीं अंदर कहीं कचरे में भी पड़ा हुआ। तो लोगों ने मतलब ठीक है, वो एक इंस्टेंट एप्रिसिएशन तो था, बट वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं दिया। मेरा इसमें सजेशन है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ प्रिविलेज देने के लिए मेरा एक अपना खुद का एक अपना दिमाग का कीड़ा है कि एक आधार प्लस लेके आना चाहिए। आधार प्लस, लोगों को आधार मिलता है, अगर आधार प्लस मिल जाए और उससे एटलीस्ट इतना तो दे दे कि जो मेडिकल है, हेल्थ है, या जो गवर्नमेंट में जो पब्लिक इंटरेक्शन होता है, वो आधार प्लस वालों को एक प्रिविलेज तरीके से मिले, तो कहीं ना कहीं लोग जो टैक्स नहीं पे कर रहे, जो अब जो 7 लाख हो गया वो 7 लाख तक ही रिटर्न करेंगे, वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। लोग उसको टैक्स पे करना समझेंगे कि यार करेंगे, क्योंकि हम एक प्रीमियम सिटीजन माने जाएंगे। अभी तो क्या होता है 7 लाख के ITR है तो लोग मतलब उसका उसके नीचे टैक्स नहीं है तो लोग 6,80,000 6,90,000 वहां तक की वहीं तक ही ITR करते हैं। और अगर वो 7 लाख को क्रॉस करेंगे, थोड़ा टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट उनको एक आधार प्लस के नाम से आधार कार्ड दे देगी, तो और कुछ सर्विसेज होंगी उसमें एक्स्ट्रा, तो हर बंदा वो लेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप ये देखिए कि आज की डेट में जो 20,000 की जॉब कर रहा है वो आईफोन लेके घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसको स्टेटस मेंटेन करना है। अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड को करने के लिए वो स्पेंड ज्यादा कर रहा है, चाहे उसको नहीं करना, वो दोस्तों को बोल रहा है तुझे कुछ खरीदना है तो वो अपने कार्ड से खरीदवा रहा है ताकि उसको प्लैटिनम मिल पाए, तो वो क्यों कर रहा है? स्टेटस की तरह। तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स में भी एक फाइट हो जाएगी कि भाई मुझे टैक्स ज्यादा पे करना है आधार प्लस लेने के लिए। आधार प्लस लेना है, और एक वो होता है ना कि जब सब ले रहे हैं तो आपके पास भी अगर वो होगा तो आपको अच्छा फील होगा। कहीं हॉस्पिटल में, कहीं पे मेडिकल के लिए आप एक लाइन में अपना कहीं पे आप अपना खड़े, बिल्कुल, और आधार प्लस वालों की लाइन अलग है, तो यू विल वांट टू स्टैंड इन दैट लाइन। तो जितने लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, तो उन लोगों का मुंह चुप हो जाएगा। वो बोलेंगे हाँ कर तो रही है, अब मेरे ऊपर कैपेबिलिटी है, मुझे कितना टैक्स पे करना है ताकि मैं आधार प्लस ले लूं, वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। बट ये मेरे हमेशा दिमाग में रहता है कि कुछ तो करने के लिए, क्योंकि मुझसे क्या है कि हर कोई कहता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं देता। तो मेरा एक सॉल्यूशन जो मैंने खुद अपने आप इवॉल्व किया, अपने आप से पूछ के, वो आधार प्लस है। एक ये इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं अगर ये कैसे भी एग्जीक्यूट हो गया, हमने इतने बड़ी जनता में आधार लेके आए थे, शुरू में लोग रिलक्टेंट हो रहे थे कि नहीं यार ये क्या चीज़ है, इससे तो डेटा चोरी हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सक्सेसफुल कर दिया है। यूपीआई सक्सेसफुल कर दिया है पूरे वर्ल्ड में। यूपीआई के कितने यूजर्स बढ़ रहे हैं, यस, वर्ल्ड वाइड हमें ये सुनने में आता रहता है कि इस कंट्री ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया या फिर किसी दूसरी कंट्री ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। यूएई में मक्सरा करके बैंक है, तो उसने भी यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है, रशिया एक्सेप्ट कर रहा है। तो आधार प्लस बहुत ईजी चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। तो आधार प्लस एक चीज़ है। और दूसरा एक और जो गवर्नमेंट को टैक्स रिफॉर्म करना चाहिए वो है कि वेलकम स्टार्टअप अनकंडीशनली। मतलब ठीक है, हर आप कुछ भी लेके आएंगे, आप देखिए अभी एक चैट जीपीटी आया AI, तो अब गवर्नमेंट उसको भी नेगेटिव ले सकती है कि आगे जाके रोबोटिक अगर नेचुरल थिंकिंग करने लगेगा तो हम पे ही हावी हो जाएगा, ह्यूमंस पे। अगर वो इस तरीके से सोचे तो AI इवॉल्व ही नहीं होगा ना। बट देखो यूएस से इकोसिस्टम ने उसको वेलकम किया, उसमें माइक्रोसॉफ्ट, अभी तो एप्पल भी उसमें फंड कर रहा है, और तो वो वेलकम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को अनकंडीशनली सोचना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 years, फिर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना, आप बच्चे को खेलने देते हो तो आप उससे रोकते नहीं हो, क्योंकि वो क्रिएटिव होता है। आप देखो उसमें कितना ईगरनेस होता है सब कुछ जानने के लिए, वो कुछ भी खोलेगा, कुछ भी आप उसको खिलौना दोगे, उसको अंदर जानना है कि वो ये लाइट कैसे चल रही है, कैसे पहिए चल रहे हैं, तो आप उसको रोको मत। सिमिलरली स्टार्टअप एक बेबी बॉर्न है, तो आप उसको रोको मत, उसको करने दो, इवॉल्व करने दो, और आफ्टर 5 and 10 years आप उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, जो कि एक अपने पूरे इंडिया के लिए या अपने पूरे इकोसिस्टम के लिए जो भी बेटर होना चाहिए। तो ये मेरी 2 सलाहें गवर्नमेंट की। आपकी सलाह बहुत अच्छी है, आधार प्लस वाली भी और ये स्टार्टअप वाले भी, क्योंकि जितने कम रेस्ट्रिक्शंस होंगे उतने लोग नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, और कौन सा आइडिया कब सक्सेसफुल हो जाए आपको नहीं पता होता। इसका चैट जीपीटी की जो हम बात कर रहे हैं, ओपन AI, परसों मैं पढ़ रहा था पेपर में, इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन लग रही है। 8.5 लाख करोड़। कोई
रिलायंस सोच भी नहीं की सकता मतलब। रिलायंस की पूरी मार्केट कैप अराउंड 19 से 20 लाख करोड़ की है, और चैट जीपीटी जो अभी आया है अभी आया 8.5 लाख करोड़ इसकी वैल्यू लग चुकी है, लग चुकी है। $100 बिलियन। तो वो क्यों हुआ? वो इसी अब वजह देखो से ना। कि दे वेलकम द स्टार्टअप आइडियाज अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है, जो दिमाग में कीड़ा है वो एग्जीक्यूट कर दो भाई, देखेंगे 10-15 साल बाद क्या इसको मैं रोक लगाना। हाँ, ये चीज है। ये स्टार्टअप इंडिया को लेकर आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, कैसे आप इसको देखते हो कि ये कितना बड़ा बन सकता है? सो फ्यूचर में हमारा जो विजन है, एटलीस्ट टू कैप्चर दिस इकोसिस्टम एटलीस्ट अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। अभी हमारे पास इंडिया में MSME 7 करोड़ हैं, और आगे जाके एटलीस्ट 7 to 8% ग्रोथ से वो बढ़ेंगे। नंबर 2, हम चाहते हैं, अभी हम 2.5 लाख स्टार्टअप्स को सर्व कर रहे हैं, हम चाहते हैं एटलीस्ट 50 लाख स्टार्टअप्स को सर्व करें। इसलिए हमने अपनी प्राइसिंग पोजीशन इस तरीके से रखी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकें। और हम ई स्टार्टअप इंडिया को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जहाँ पे कंपनी सेटअप से लेके बिजनेस लाइसेंस से लेके और जो भी कंप्लायंसेस स्टार्टअप में चाहिए होती है, जो फंडिंग में ड्यू डिलिजेंस में चाहिए होती है, वो सब हम एक ही जगह प्रोवाइड कर पाएँ। चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट करके सर्विस ले सकता है, और ऐप भी डाउनलोड करके वो ये सर्विसेज ले सकता है। दूसरा, अभी हमने जो इकोसिस्टम को जब समझा कि लोगों को कंप्लायंसेस में दिक्कत हो रही है, तो हमने इंस्टाबिल भी लॉन्च किया है। और इंस्टाबिल इज ऑल अबाउट डूइंग अ GST इनवॉइसिंग हैसल फ्री एंड टू टेक केयर ऑफ योर ऑल द इनपुट टैक्स क्रेडिट्स। क्योंकि क्या हो रहा था, हमने ये जब हम ई स्टार्टअप इंडिया में कंप्लायंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, तो ये बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ वो वेंडर मेरे को ITC क्रेडिट दे भी रहा है या नहीं दे रहा। तो हमने अपने इंस्टाबिल में एक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, जिसमें अगर वो GST नंबर डालेगा, उसको एवरी मंथ पता लगता रहेगा कि मेरे को कौन मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहा है या कौन नहीं दे रहा। और इवन हमने इसको ऑटो रिकनसाइल भी किया। आप सिंपल उसमें फोटो क्लिक करके अपना परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो भी इसमें ITC होगा इनवॉइस में, और जो आपको गवर्नमेंट पोर्टल से GST पोर्टल से मिलेगा, वो रिकनसाइल होगा, कम हुआ ज़्यादा हुआ वो सब आपको डिफरेंस दिखेगा। अच्छा। और ये एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी नीड थी, जो हमने उसको फुलफिल किया है। और आज की डेट में हमारे 10 लाख डाउनलोड हैं, 10 लाख 10 लाख डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे, अच्छा। और 10,000 प्लस एक्टिव यूजर्स हैं, एंड एवरी मंथ वी आर गेटिंग 100 प्लस पेड सब्सक्रिप्शन विद द इंस्टाबिल। वंडरफुल। काफी बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी है, बिकॉज इसको टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन ये एक इशू रहता है बहुत बड़ा लोगों के लिए, सिर दर्द है वो आपने इसको सॉल्व प्रोफेशनल्स के लिए भी और स्टार्टअप्स के लिए भी। सही है जी। बल्कि जी बड़ा मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपने काफ़ी चीज़ें बताई स्टार्टअप इंडस्ट्री के बारे में, कैसे एक इंसान को स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट का क्या आज की डेट में रोल है स्टार्टअप्स के लिए, क्यों स्टार्टअप्स बाहर जा रहे हैं, दुबई जैसे जगहों पर अपना बेस शिफ्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा आपने इंसाइट्स दिए हमें इस इंडस्ट्री के बारे में कैसे क्या क्या लाइसेंसेज लेने हैं, ये अपना सारी चीज़ें आपने बताई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, एंड सी यू अगेन सून विद अनदर वीडियो। और हमें टैक्सेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल तरीके से आप हमें और हमारे दर्शकों को इस बारे में बता पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच अंशुल जी फॉर हैविंग मी इन योर शो। बड़ा अच्छा लगा आपसे भी बात करके। आप भी CA, और जब एक CA एक दूसरे CA की बात समझता है तो एक अलग ही मजा आता है बात करने। नहीं, थैंक यू सो मच। और जिनको भी इनकी सर्विसेज लेनी है ई स्टार्टअप इंडिया की, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप इनकी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।